विनोद क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमने जाना था कि कैसे 1453 की एक घटना ने यूरोप का जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध था उसको प्रभावित किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा था कि इधर तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुंतुनिया पर जब अधिकार कर लिया गया तो व्यापारिक मार्ग जो है वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, ठप पड़ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि तुर्की वालों ने अधिक करारोपण किया, जिसका नतीजा ये निकला कि व्यापारियों को मुनाफा कम होने लगा। और इधर का हमने बताया था कि अरब के देशों से भी व्यापार करना पहले जैसा सहज नहीं रह गया, क्योंकि जब एक ही मार्ग बचा हो किसी काम को करने के लिए तो जाहिर है कि यहाँ के लोग जो है आपको परेशानी में डालेंगे, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प है नहीं। तो इधर का मार्ग जब अवरुद्ध हो गया, पूरी तरह से ठप पड़ गया, तो व्यापारियों ने अरब के रास्ते व्यापार करना प्रारंभ किया, लेकिन इनकी मनमानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन लोगों ने ऐसे नियम कानून बनाए कर वसूली के लिए जो व्यापारियों के फायदे के लायक नहीं था। और 1453 की जो ये घटना होती, न सिर्फ भारत का यूरोप से व्यापार संबंध टूट गया, बल्कि कुस्तुंतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण यहाँ के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ के लोग सो गए थे। धर्म के प्रति जो है उनकी आस्था इतनी अधिक थी कि वे ये भूल गए थे कि मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पूरी तरह से जैसे ईश्वरवाद पर इनका विश्वास बढ़ गया था। ये लोग ये सोचते थे कि जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं, मानव के हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग आज अपने देश में कहते हैं ना, बहुतों को सुना होगा आपने कि ईश्वर की कृपा नहीं थी तो ये काम नहीं हुआ, या ईश्वर की कृपा से ये काम हो गया। मतलब पूरा श्रेय जो है यहाँ के लोग किसी भी काम का ईश्वर को ही देते थे। तो जब इन लोगों ने देखा कि कुस्तुंतुनिया, जो हमने बताया था कि पूर्वी रोम, ये पूर्वी रोम की राजधानी थी, और पूर्वी रोम में किसका शासन था? तो उस साम्राज्य का नाम था बैजेंटाइन साम्राज्य, यानी बैजेंटिया साम्राज्य। आप लोग लिख सकते हैं, उसमें हम नहीं बताए थे, बैजेंटाइन, या इसको बैजेंटिया साम्राज्य बोला जाता है, बैजेंटिया साम्राज्य। इसकी ये राजधानी भी थी और ये बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र भी था कुस्तुंतुनिया। तो लोगों ने सोचा कि जब हमारा ये सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र कुस्तुंतुनिया पर दूसरे धर्म के लोगों ने आकर के अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो ईश्वर कहाँ थे? अगर ईश्वर होते तो उनको बचाना चाहिए था। ईश्वर ने बचाया क्यों नहीं? अब उनका माथा ठनका। और एक बात थी कि उस्मानिया ने जब इस पर अधिकार किया तो ईसाई धर्म के, देखो तुर्की वाले किस धर्म के थे? तो इस्लाम धर्म के थे, और इधर यूरोप वाले ईसाई धर्म को मानने वाले। यहाँ क्या हुआ कि जब उस्मानियों ने यहाँ नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ईसाइयों के जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, विद्वान थे, लेखक थे, कलाकार थे, बुद्धिजीवी थे, सबको जो है इन लोगों ने यहाँ से मार करके खदेड़ दिया, या फिर ये लोग तरह तरह के अत्याचार करने लगे उन पर, या आप हमारा धर्म स्वीकार कीजिए, नहीं तो जान से भी मार दिए कुछ लोगों को। और कुछ लोग डर के मारे इधर पश्चिम यूरोप की तरफ, इधर इटली देश पड़ता है, इधर ही रोम की तरफ ये भाग गए। और वहां पर जा करके लोगों को इन्होंने समझाना शुरू किया कि आप लोग जागिए, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने से अच्छा है कि आप खुद की शक्ति पर भरोसा करें, अपने आप को कमतर न समझें, क्योंकि आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। और इसका नतीजा ये निकला, आप लोग पढ़ते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, है ना? क्यों हुआ? यही वह घटना थी कि यहाँ के विद्वानों को
यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपने यूरोप के लोग जो है सो चुके हैं, उनकी बुद्धि जो है कुंठित हो गई है, उसको जगाना है। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से भाग करके जब इधर रोम की तरफ बढ़े तो अपने साथ जो प्राचीन ईसाई धर्म की पुस्तकें थी उसको उन्होंने निकाला और निकाल करके उसको पढ़ा, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों में विश्वास जगाया और तब जाकर के यूरोप में लोगों ने केवल ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया। ज्ञान का विकास हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए कौशल, सब कुछ जो है लोगों ने इजाद किया, नए नए आविष्कार होने लगे, है ना। विज्ञान के माध्यम से नए नए तकनीकों के द्वारा नई नई विधियां, नए नए चीजों का आविष्कार होने लगा, निर्माण होने लगा। और इसी क्रम में पूरे यूरोप में ये स्पेन और पुर्तगाल जो देश है अटलांटिक महासागर के किनारे, इन लोगों के यहाँ भी पुनर्जागरण पहुंचा और यहाँ बड़े बड़े जलयान मतलब बड़े बड़े जहाज जो है पानी के होते हैं वे बनाए जाने लगे। और इन लोगों ने जब सोचा कि जब इधर से हमारा रिश्ता जो है व्यापारिक खत्म हो चुका है, अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तो क्यों न हम पूरे भारत में खोज यात्राएं शुरू करें। बड़े बड़े जहाज हमारे यहाँ बन ही गए हैं। तब तक जो है प्रिंटिंग प्रेस भी बनने लगा था, प्रिंटिंग प्रेस भी बन गया था और जो किताबें थी पुरानी किताबें उनको भी छाप करके लोगों में बांटा जाने लगा, लोग पढ़ने लगे, लोगों में विश्वास जगा कि नहीं जो भी करना है हमें करना है, खुद को करना है। तो पुनर्जागरण के कारण पूरे यूरोप में एक क्रांति आई। जो लोग विचार से सो चुके थे उनकी बुद्धि जो है खुली, उन्होंने खुद पर विश्वास करना सीखा और आगे चल करके तरह तरह के आविष्कार हुए। जैसे इसी कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं कि दिशा सूचक यंत्र, समय सूचक यंत्र, सबका आविष्कार जो है पुनर्जागरण के बाद ही हुआ है। तो अब जो है हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं कि इस 1453 की घटना से जब व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया भारत के साथ, तो इधर जो दो देश है अटलांटिक महासागर के किनारे, एक है पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों में हमेशा प्रतिद्वंदिता रहती थी कि कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन कितना आगे निकलता है। इन लोगों में एक प्रतियोगिता शुरू हो गई और वह प्रतियोगिता थी क्या कि जल यानी सागर महासागर के माध्यम से हम लोग नए नए देशों की खोज करें। और नए नए देशों की खोज से ज्यादा इनकी इच्छा ये थी कि भारत को खोजा जाए, क्योंकि भारतीय जो सामान थे, जो कच्चे माल थे, चाहे नील हो, सोडा हो, मसाले हो, सूती वस्त्र हो, रेशमी कपड़े हो, मलमल के कपड़े हो, सबकी इतनी अधिक डिमांड यूरोप में थी जिसके बिना इनका काम चलने वाला नहीं था। तो इन दोनों में एक फोर्स सी मच गई और यहाँ दोनों देश के जो शासक थे वे लोग अपने तरफ से धन खर्च किया करते थे यात्रियों पर। जो जलयान के माध्यम से जो नाविक थे, जो यात्री थे, भौगोलिक खोज करने वाले थे, उनको आर्थिक सहायता दिया कि आप लोग जाइए, मैं आप लोगों की पूरी आर्थिक मदद करूंगा। और इसमें सबसे आगे जो था वह पुर्तगाल का शासक था और स्पेन भी पीछे नहीं था। तो सबसे पहले पुर्तगाल का जो शासक एक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, इसको इतिहास की किताब में नेविगेटर बोला जाता है। नेविगेटर किसको बोलते हैं? इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, मतलब जलीय क्षेत्रों में जो रास्ता दिखाने का कार्य करता है उसी को द नेविगेटर बोला जाता है। और ये कौन था? प्रिंस हेनरी। कहाँ का शासक था? पुर्तगाल का। ये बहुत इसको एक रुचि थी कि यात्री, ये जो नाविक लोग थे, इनको ये पैसे से मदद करता था और कहता था कि आप लोग जाइए, संसार में जितने देश हैं नए नए जगह की खोज कीजिए, क्योंकि हमें उनसे व्यापारिक रिश्ता बनाना है।
और इसी बहाने इसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से भारत को खोज लिया जाए, क्योंकि भारत जो है आज में हम लोग देखते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग 2 घंटे में पुर्तगाल पहुंच गए, 2 घंटे में अमेरिका, 3 घंटे में चले गए। उस समय ये सब कुछ अनजान था। ये अथाह समुद्रीय रास्ता है जिसकी खबर किसी को नहीं थी। तो ये क्या करता है प्रिंस हेनरी कि छोटे छोटे दल बना करके खोजी यात्रियों का छोटा छोटा दल बनाता है और उनसे कहता है कि आप लोग भारत की खोज करने निकलिए और जहां तक आप पहुंचिए वहां तक का पूरा नक्शा बना करके आप हमारे पास लाइए। तो कई दल जो है निकले यहाँ से, पुर्तगाल से, और ये लोग थोड़ा दूर करके बढ़ते जाते थे। खास करके यहाँ से जब चले भूमध्य सागर को पार करते हुए इधर आपका अफ्रीका के पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हुए वापस लौट जाते थे। और इन लोगों ने नक्शा भी बनाया और ले जाकर के प्रिंस हेनरी को दिया, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन एक फायदा ये था कि जो लोग इन खोजी यात्रा में शामिल हुए थे, आए थे, उन लोगों ने नक्शा बना करके प्रिंस हेनरी को पहुंचाया था। अब देखिए, इसको मिटा दें, कहां से जो है इसकी एक सफल शुरुआत मानी जाती है। अब क्या हुआ कि प्रिंस हेनरी ने 1487 में, कहीं आपको 1488 भी देखने को मिलेगा, इसने क्या किया प्रिंस हेनरी ने कि एक नाविक था, एक यात्री था, एक व्यापारी था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इस व्यक्ति को भारत की खोज के लिए भेजता है और बार्थोलोम्यू डियाज जो है 1487, कहीं कहीं किसी किताब में आपको 1488 भी मिलता है। तो ये जो है निकलता है भारत की खोज पर, और हेनरी के पास जो पहले से जो नक्शा मौजूद था उस नक्शे को लेकर के वह अटलांटिक महासागर में कूद पड़ता है जहाज लेकर के, और अफ्रीका के पश्चिम तट के बिल्कुल किनारे होते हुए ये पुर्तगाल से आपका पहुंच जाता है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। एक जगह है जिसका नाम है कि हम लोग अभी उसको जानते हैं केप ऑफ गुड होप के नाम से, जिसको आशा का अंतरिक्ष बोला जाता है। क्या नाम है इसका? केप ऑफ गुड होप। यहां तक ये पहुंच जाता है। इसी हेनरी के पास जो पहले के नाविक थे उन्होंने जो नक्शा बना करके दिया था, उसी आधार पर धीरे धीरे करके वह इस जगह पर पहुंच जाता है। अब ये बताइए, ये केप क्या होता है? तो केप जो होता है समुद्र के किनारे का एक ऐसा स्थान जहां पर जहाजों को रोका जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं नदी में ना, मतलब लंगर डाला जा सकता है, रोकने वाला स्थान कहलाता है केप। इसको आशा का अंतरिक्ष बोलते हैं हिंदी में, आशा अंतरिक्ष, क्योंकि यही एक जगह था जहां से आगे बढ़ने की आशा थी, पहुंचने की आशा थी। तो जब बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ केप ऑफ गुड होप पहुंचता है तो यहाँ इसने देखा कि वहां बहुत सारे ऊंची ऊंची जो है लहरें उठ रही थी तूफान की तरह, और कुहासा छाया हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, और यहीं से वह वापस जो है अपने देश पुर्तगाल लौट आता है। और इस जगह को इसने एक नाम दिया था। कई सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि केप ऑफ गुड होप जब बार्थोलोम्यू डियाज 1487-88 में पहुंचता है तो उसने उस जगह का क्या नाम रखा था? तो उस जगह का नाम इसने रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स मतलब तूफान होता है ना। उसको लगा कि ये तूफानों वाला जगह है,
तो उसने इसका नाम रख दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, जो बाद में इसका नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप, मतलब आशा की किरण पुर्तगालियों को यहीं से दिखने लगी थी। तो 1487 में भले ही बार्थोलोमेव डियाज आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन पुर्तगालियों के लिए उसने एक ऐसा स्थान खोज करके दे दिया था जहां से एक आशा की किरण दिखने लगी थी कि अब जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, भारत की तरफ हम लोग भारत को खोज सकते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब पुर्तगाल जब इतना पहुंच गया, देखिए स्पेन और पुर्तगाल में हमेशा होड़ लगी रहती थी, लेकिन सबसे पहले खोज यात्रा का काम पुर्तगालियों ने शुरू किया और एक योजना बना करके हेनरी ने, हम लोगों ने देखा कि नक्शा बना करके वह मंगवाता था और उसी नक्शे का सहारा लेकर के केप ऑफ गुड होप तक ये बार्थोलोमेव डियाज पहुंच जाता है। अब जब स्पेन का जो शासक था, जब देखा कि बार्थोलोमेव डियाज बहुत दूर तक जो है पहुंच चुका है, तो उसने क्या किया कि आनन फानन में 1492 में एक नाविक यात्री था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसे बोला कि अब आप निकलिए और भारत को खोज करके दिखाइए। और पुर्तगालियों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, लेकिन भारत उनकी खोज से अभी भी दूर है, उसकी पहुंच से दूर है। तो आप जाइए और किसी न किसी तरीके से आपको भारत को खोज लेना है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, देखिए ये स्पेन, ये पुर्तगाल, यहाँ से निकलता तो है जरूर अपना जहाज लेकर के, मगर यहाँ बीच समुद्र में आता है तो यह अपना रास्ता भटक जाता है और ये पहुंच जाता है इधर, आना था इधर दक्षिण की तरफ, पहुंच जाता है पश्चिम दिशा में, रास्ता भटक गया और जा करके एक द्वीप पर पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद इसको लगा कि हमने भारत की खोज कर ली है, वह बड़ा खुश होता है। और जब यह अपने यहाँ स्पेन आता है तो वहां के शासक, वहां के राजा को बताता है कि राजा साहब हमने भारत को खोज लिया है। राजा भी बड़ा खुश होता है कि हमने तो बहुत कम समय में भारत को खोज लिया, लेकिन इसको पता नहीं था कि हमने जिस धरती का हिस्से को खोजा है वह भारत नहीं है बल्कि कुछ और है। बाद में चल करके स्पेन का ही एक नाविक था जिसको अमेरिगो वेस्पूसी के नाम से हम लोग जानते हैं, वह जब जाता है यहाँ पर तब वह इसका फैसला करता है कि नहीं, ये भारत नहीं है, ये एक दूसरा द्वीप है और इस द्वीप का नाम इसमें इसी के नाम पर रखा गया अमेरिका, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही अमेरिका रखा गया। तो ये चलिए जो भी हो, भारत की खोज नहीं हुई, लेकिन एक अलग देश की खोज तो हो गई, एक अलग भूभाग की खोज तो हुई समुद्र के रास्ते, भले ही अमेरिका खोजा गया, इतनी तो कामयाबी जरूर मिली। और अमेरिका में बाद में चल करके इधर ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने वहां अपनी कॉलोनी बसाई, वहां पर ये शासन करने लगे और वहां के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। भारत को गुलाम बनाने के बाद जब उन्होंने किया था, ये सारा काम ये अमेरिका में करने लगे थे। और आगे चल करके अमेरिका में वहां के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया, आप लोग पढ़ते हैं विश्व इतिहास में। और अंततः अमेरिका 1776 में आजाद हो गया था इनके चंगुल से। तो खोजा स्पेन वालों ने और मजा उठाया किसने? ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब जो है इसको मिटा देते हैं। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। 1497 में एक घटना घटती है, यहाँ का शासक बदल चुका है। पहले प्रिंस हेनरी था पुर्तगाल का, अब आ गए थे शासक के रूप में मैनुअल प्रथम। इसने क्या किया कि एक यहीं का यात्री था पुर्तगाल का ही, वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा। इसे कहा कि आप भारत की खोज के लिए अभियान लेकर के जाइए, आपको सारा सहायता हम देंगे और इस बार कामयाब होकर के आना है। वास्को डी गामा तैयार हो गया। ये घटना है 1497 की। वह 3 जहाज यहाँ पुर्तगाल से 3 जहाज जो है लेकर के चलता है। तीन जहाज लेकर के निकलता है वास्को डी गामा और जहां तक बार्थोलोमेव डियाज आया था, यहाँ तो बहुत आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि नक्शा था उसके पास। अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे होते हुए यह दक्षिण भाग में स्थित केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वह कुछ दिन रुकता भी है, उस भौगोलिक उस जगह की भौगोलिक स्थिति की वह जानकारी लेता है और फिर क्या करता है, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के बीच से होता हुआ, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से होता हुआ इधर आपका केन्या है, मोजाम्बिक है, यहाँ तक ये आ जाता है ना। यहाँ आता है तो देखिए सौभाग्य इसके साथ, यहाँ पर भी जब आता है तो इसके जो देखिए ये कम से कम 200-250 लोगों को साथ लेकर के चला था। बहुत सारे लोग बीच में मर भी गए थे और बहुत लोगों ने जब समुद्री तूफानों को देखा तो उन्होंने कहा कि अब लौट करके चला जाए, नहीं तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे। लेकिन इसने कहा कि तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं बिना खोजे नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं जिस अभियान पर निकला हूं उस अभियान को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा, भले इसमें मेरी जान चली जाए या मैं कामयाब हूं। तो जब यह मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए मोजाम्बिक और केन्या पहुंचता है तो सौभाग्य से यहाँ पर उसे एक व्यापारी मिल जाता है, एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कौन था? तो ये था एक गुजराती व्यापारी, है ना, गुजराती व्यापारी था, भारत का ही रहने वाला था और ये कभी न कभी कई बार जो है अरब के व्यापारियों के साथ यहाँ से भारत गया था, इसलिए उसको ये अनुभव था। उसने कहा कि अब घबराइए मत, मैं कई बार जो है अरब व्यापारियों के साथ समुद्र के रास्ते, मतलब ये अरब सागर है जो हिंद महासागर का हिस्सा है, आप लोग जानते ही है। उसने कहा कि मैं कितनी बार अरब के व्यापारियों के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा हूं, तो चलिए मैं प्रयास करूंगा, आपकी मैं सहायता करूंगा, मैं आपको भारत पहुंचा दूं। तो इसका साथ पा करके वास्को डी गामा जो है चल पड़ता है भारत की खोज में। इसको हम मिटा देते हैं। भारत की खोज में उसकी जहाज जो है चल पड़ती है और इसको थोड़ा इधर किया जाए और ये चलते चलते जो है आपका भारत का दक्षिणी भाग और ये केरल राज्य है, इसी का एक तटीय क्षेत्र था, है आज भी, इसका नाम है कालीकट। यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और ये सब संभव किसके दम पर हुआ? तो गुजरात का जो व्यापारी था वह पथ प्रदर्शक का काम करता है वास्को डी गामा के लिए और वास्को डी गामा पहुंचने में कामयाब हो जाता है। भारत जिस काम को स्पेन के नाविक या पुर्तगाल के कई सारे नाविक नहीं कर पाए, वो उस काम को संघर्ष के बाद, कठिनाई के बाद, कई महीनों की यात्रा के बाद वास्को डी गामा ने पूरा कर लिया। एक नया जो है रास्ता खोज डाला। कालीकट आने पर वहां का जो शासक था जमोरिन उसका नाम था और ये नाम जो है पुर्तगालियों ने ही उसे दिया था। वह एक हिंदू शासक था, वह इसका स्वागत करता है और बड़ा खुश होता है कि आप यूरोप के शासकों द्वारा भेजे गए व्यापारी हैं, आपको देख करके हमें खुशी हुई है। और खुशी की बात इसलिए भी थी क्योंकि उस समय अरब के व्यापारियों का ही व्यापार पर प्रभुत्व था भारत में, इनका प्रतिद्वंदी यहाँ कोई नहीं था व्यापार में, तो ये मन माने कीमत पर कोई सामान भारत से खरीद लेते थे और कोई नहीं देता था तो बोलते थे कि हम नहीं ले जाएंगे आपका सामान।
अब ये लोग भी सोचते थे कि भाई हमारा सामान है, दूसरा कोई लेने वाला है नहीं, तो इसको कम दाम में इन लोगों को दे दिया करते थे। अब जमोरिन को लगा कि एक नए व्यापारियों का दल आया है, अगर इसके साथ व्यापार अगर हमारी शुरू हो जाएगी तो अरबी व्यापारियों पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगली कक्षा में वास्को डी गामा और उसके बाद पुर्तगाल के जो अन्य लोग आए, कंपनी की स्थापना देखिए हो जाती है 1498 में, है ना। उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। ये कंपनी बन जाती है और कंपनी के बनने के बाद कुछ गवर्नर पुर्तगाल के वायसराय भारत आते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आपको पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्स में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने दें। अगले क्लास में हम वास्को डी गामा और उसके बाद जो लोग भारत आए उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।